गरीब दर्जी बहू का जादुई सिलाई मशीन। हे भगवान, इस हाथ की मशीन को चलाते चलाते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया है। गुंजन बेचारी बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो अपना घर चलाने के लिए सिलाई मशीन के द्वारा कुछ पैसे कमाया करती थी। रात के समय उसका पति शराब के नशे में उसके पास आता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आप फिर से आज इतनी सारी शराब पीकर आए हो। आपकी ये हालत देखकर माँ जी और बाबूजी को कैसा लगता होगा। अरे मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे चाहिए। मेरे शराब की बाटली खत्म हो गई है। चल ला पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन तो तू सिलाई करती है, फिर तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी मेहनत से मैं इस हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाकर पैसा कमाती हूँ। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे बाबूजी की दवाई लेकर आनी है। तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है? रुक, तुझको तो मैं अभी बताता हूँ। तुषार गुंजन को मारता है और जबरदस्ती करके गुंजन के सारे पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो शराब पीने के लिए चला जाता है। बेचारी गुंजन रोते हुए अपने मंदिर के सामने बैठ जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? हे भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी के इन दुख दर्द को मुझसे दूर कर दो। गुंजन के इतना कहते ही मंदिर में से देवी माँ प्रकट होती है, जो गुंजन को दुखी हालत में देखकर उससे कहती है, उठ जाओ गुंजन, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। देवी माँ अपनी शक्तियों से उसके हाथ की सिलाई मशीन को जादुई सिलाई मशीन बना देती है। आज से तुम्हारी ये साधारण सिलाई मशीन मामूली सिलाई मशीन नहीं, बल्कि एक जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब तुम इस सिलाई मशीन से जो चाहो वो सिल सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, इस जादुई सिलाई मशीन के बारे में कभी किसी को मत बताना। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन रोते हुए सिलाई मशीन पर बैठती है और कपड़ा रखती है। जैसे ही वो उस पर कपड़ा रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मामूली सी सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन बन गई। कल ही मैं देवी माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगी। गुंजन रात भर जो भी कपड़ा मशीन के ऊपर रखती है, वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो उन सभी लोगों को बुलाती है जिनके कपड़े उन्हें सिलकर तैयार करके देने थे। ये लीजिए, आप सभी के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अरे वाह, तुमने तो इस कपड़े में जान ही डाल दी। तुमने इतनी प्यारी सिलाई कहाँ से सीखी? जरा देखो तो सही, ये कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। सिलने के बाद इसमें तो रौनक ही आ गई। गुंजन की सिलाई से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गुंजन को पैसे देकर चले जाते हैं। अब गांव के सभी लोग गुंजन के पास ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। अरे बहू, इतने सारे कपड़े तू अकेले कैसे सिलेगी? चल, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते एक बहू के रूप में मुझे एक बेटी मिल गई। जुग जुग जियो बहू, तुम्हारी लंबी उम्र की मैं मनोकामना करती हूँ। तभी वहाँ तुषार आ जाता है। अरे, कभी अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे दिया करो। अगर बेटा आशीर्वाद देने लायक होता तो जरूर देती, लेकिन तूने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए जो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनता है तो तुषार को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। शराब के नशे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये मेरा आपसे वादा है माँ। तुषार उसी समय अपनी शराब की बोतल कूड़े में फेंक देता है। ये सब देखकर गुंजन और कंचन बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गुंजन सभी को खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय गुंजन फिर से अपनी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती है और कपड़ा अपने आप सिलने लगता है। लगता है ये देवी माँ का ही आशीर्वाद है, जो मेरी जिंदगी के सभी दुख दर्द अचानक से उड़न छू हो गए। गुंजन एक एक करके सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखती जाती है और मिनटों में कपड़े सिलकर तैयार हो जाते। ये सब तुषार छुप कर देख रहा होता है। अच्छा, तो ये राज है मेरी चालाक पत्नी का। ये जादुई सिलाई मशीन के द्वारा पैसे कमा रही है
अब मैं इसकी ये मशीन चुराकर लाखों रुपए में बेच दूंगा। गुंजन के सोने के बाद तुषार छुपकर उसकी सिलाई मशीन उठाकर ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह तुषार एक सेठ के पास जाता है और उसे सिलाई मशीन दिखाते हुए कहता है, अरे सेठ, क्या ये छोटे मोटे सौदेबाजी करते रहते हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक सिलाई मशीन। बताओ इस जादुई मशीन का मुझे कितना पैसा दोगे? वो क्या ये वाकई जादुई सिलाई मशीन है? अच्छा तो ये बात है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही तुषार सिलाई मशीन के अंदर एक कपड़ा रखता है वो अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सेठ अचंभित रह जाता है। अरे क्या बात है यार, ये तो कमाल की चीज है। ये जादुई सिलाई मशीन तो मेरे बहुत काम आएगी। बताओ तुम इसका कितना पैसा लोगे? मुझे तो सिलाई मशीन का पूरा 5 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम पैसा देते हो तो सौदा पक्का समझो, नहीं तो मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। सेठ उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सेठ उसे पूरे 5 लाख रुपए दे देता है। वो अब तो मैंने इस मशीन को खरीद लिया यार, वो क्यों ना मैं भी इस मशीन का एक बार जादू देखूं। जैसे ही सेठ उस जादुई सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा रखता है, जादुई मशीन अपना जादू नहीं दिखाती। अरे ये क्या, सिलाई मशीन से तो अब कुछ भी नहीं बन पा रहा। इसका मतलब उस शराबी ने मुझे चूना लगाया है, अब इसकी खैर नहीं। अरे जाओ जल्दी उस शराबी को पकड़ कर लेकर आओ। सेठ तुरंत अपने गुंडों को भेजता है और तुषार को पकड़वा कर अपने पास बुला लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूना लगाने की? ये खटारा सिलाई मशीन पकड़ा कर मुझसे 5 लाख रुपए ले गया। अब तुझे भरपाई तो करनी होगी बेटा। ऐसा कहकर सेठ अपने गुंडों से तुषार को बहुत पिटवाता है, जिसके बाद तुषार रोते हुए सेठ से कहता है, सेठ मुझे छोड़ दो, एक बार सेठ मुझे इस जादुई मशीन का इस्तेमाल करने दो। तुषार किसी तरह सेठ को मना लेता है, जिसके बाद वो जादुई मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई मशीन अपना जादू दिखाती ही नहीं है। जिसके बाद तुषार को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठाकर सिलाई मशीन में मारने ही वाला होता है कि तभी सिलाई मशीन के अंदर से देवी माँ प्रकट होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लालच में आकर इस जादुई सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं होने दूंगी? अपने सामने स्वयं देवी माँ को प्रकट देखकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो देवी माँ। तुमने अपने परिवार वालों को बहुत परेशान किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, इनकी गलती की क्षमा मैं आपसे मांगती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। गुंजन की बात मानकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुंजन जादुई सिलाई मशीन उठाकर वापस घर ले आती है। उस दिन के बाद तुषार को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद तुषार अपनी पत्नी गुंजन और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शांता और मीठी दोनों सास बहू एक ही जगह मालती के यहाँ काम करते थे। शांता दाई के रूप में मालती के बच्चे का ख्याल रखती थी, तो वहीं उसकी बहू घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। एक शाम मीठी बर्तन धो रही थी कि उसकी सास बच्चे को खिलाते खिलाते खुद खांसने लग गई। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको खांसी आ रही है, ये लीजिए पानी पीजिए माँ जी, बच्चे को मुझे दे दीजिए। अरे बहू, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी आ गई है। फिर भी माँ जी। अरे मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। अरे ओ शांता ताई, डुग्गू सो गया तो उसे मुझे लाकर दे दीजिए और मेरी कॉफी ले आइए प्लीज। हाँ मालकिन, डुग्गू सो गया है, मैं अभी आपके पास आती हूँ। बहू, तुझे वो देख लेगी यहाँ पर। ला, बच्चे को मुझे दे दे और प्रीति को कॉफी दे आ। जी माँ जी, आराम से जाइएगा संभल कर। मीठी प्रीति को कॉफी देती है। वहाँ शांता बच्चे को लेकर मालती के पास चली जाती है और कहती है, ये लीजिए मालकिन, सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा है, आप इसके टीका लगा देना। अरे आप इसे अपने हाथ से लगा दीजिए, आप तो दादी की तरह है ना इसकी। ठीक है। ये कहते ही शांता उसे काजल की डिब्बी दे देती है और उसके हाथ से गिर जाने से जब शांता उस डिब्बी को उठाती है तो उसकी कमर में मोच आ जाती है। अरे राम रे, मेरी कमर, बड़ा दर्द हो रहा है। ओहो, आपकी तो लग गई। मीठी, जरा जल्दी आओ, अजवाइन का तेल और पानी लेकर आओ। शांता बाई, मैं उठा रही थी ना, तो आप क्यों झुकी?
तभी मीठी अजवाइन और पानी का गिलास ले आती है और अपनी सास को ऐसे देखकर घबराते हुए कहती है, माँ जी ठीक तो है ना आप? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या हो गया कमर में? फिर से मोच आई क्या आपको? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा दिक्कत होता ही है, इसीलिए मैंने तुमसे मंगवाया है। ये बहुत अच्छा तेल है, तुम्हारी माँ जी को पता ही होगा। हाँ बेटा। ये कहते ही मीठी शांता की कमर की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद वो घर चले जाते हैं। अगले दिन शांता को उठने बैठने में कमर से प्रॉब्लम होती है और फिर वो कहती है, अरे बहू 9 बज गए, चल जल्दी से मालकिन के घर जाना है। माँ जी आपसे तो चला भी नहीं जा रहा। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ा बैठकर बच्चे को संभाल लूंगी। इस तरह दोनों मालती के घर जाती हैं। मीठी घर के बाकी काम को निपटा लेती हैं। बच्चे को संभालते वक्त भी उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। अरे राम, कमर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करूं? डुग्गू को भी पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। शांता की ये बात सफाई करते वक्त मीठी सुन लेती है और मालती से जाकर कहती है, मालकिन जी, माँ जी की हालत तो देखी है ना आपने, वो अभी भी दर्द से कर्रा रही है। हाँ मुझे पता है, पर तुम अचानक से क्यों कह रही हो? क्योंकि मालकिन अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए अब मैं और माँ जी यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर मालती उसके पैसों का हिसाब कर देती है और मीठी को दे देती है। तभी बच्चे को खिलाती हुई शांता आती है। मालकिन ये खिचड़ी खाकर सो गया है, ये लीजिए। ठीक है, अब से आप दोनों ख्याल रखना, ये रहे आपके पैसे। पर अभी तो महीना होने में 2 दिन बाकी हैं। हाँ, पर आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ। दीदी, मेरे ये सारे सैंडल अब किसी काम के नहीं हैं। मैं और नए लेकर आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं इन्हें फेंक रही हूँ। मीठी, आप बाहर जाओ तो इन्हें फेंक देना। प्रीति दीदी, पर ये तो नए सैंडल चप्पल लग रहे हैं। हाँ ये नए हैं, बस मैंने 1-2 बार ही पहना है ना, फिर भी आप फेंक रही हो। हाँ शुक्रिया मालकिन, आपने हमें समझा और हमारी बुरी हालत में हमारा साथ दिया। अब हम चलते हैं। चलती हूँ मालकिन, डुग्गू का ख्याल रखना। इस तरह से सास बहू अपने घर आ जाते हैं। इतने सारे जूते चप्पल देखकर मीठी को फेंकने का मन नहीं किया और अपने घर पर लाकर घूरती रहती है। आखिर मीठी इतने सारे सैंडल्स को अपने घर क्यों लाती है? क्या वो उसे कुछ नया करने वाली थी या वो उसे फेंक देती? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम घर तो आ गए, पर अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? और पुराने सैंडलों को घूर क्यों रही है? सोच रही हूँ माँ जी, इनका क्या हो सकता है? और रही बात खर्चा चलाने की, तो माँ जी हम दोनों ने इतनी सेविंग कर ली है कि अब से हमें सबके यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी। पर बहू, हम कौन सा कारोबार शुरू करेंगे? माँ जी आइडिया, क्यों ना हम इन जूतों को थोड़ा नया बनाकर इन्हें बेच देते हैं। इस समय काफी पैसे मिल सकते हैं हमें इनसे। और ये जूते ज्यादा नहीं, एक बार ही तो पहने हैं प्रीति मैडम ने। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है माँ जी, मैं इन सैंडलों को सजाने के लिए कुछ चमकीली चीजें लेकर आ जाती हूँ। ये कहते ही मीठी चली जाती है और बाजार से सामान लाकर उन सभी सैंडल्स पर चमकीली और कुछ मोती लगा देती है, जिससे वो और निखर जाती हैं। अगले दिन से दोनों सास बहू उन सैंडल्स को बाजार में बेचने लगती हैं। सैंडल ले लो सैंडल, चमकीले चमकीले सैंडल, मोती वाले सैंडल ले लो। आइए आइए, जल्दी से सैंडल खरीद लीजिए। ऐसे सैंडल आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपके पैरों में 4 चांद लगा देंगे। वाह, कितने सुंदर सैंडल लग रहे हैं। ये तो मुझे शोरूम जैसे लग रहे हैं। सुनिए, ये सैंडल कितने के हैं? 200 रुपए जोड़ा है बहन। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता दे रही हो। ऐसा करो, मुझे वो चमकीला ग्रीन कलर में दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे पैरों में। सुनिए, इसे पैक कर दीजिए। मीठी मोनी को सैंडल दे देती है और उसकी पहली बोनी हो जाती है। उसके सुंदर सुंदर सैंडल्स को देखकर आसपास की लड़कियां बाजारों में आती हैं और उससे सैंडल्स खरीद लेती हैं।
तभी फटे कपड़े वाली हाथ में थैला लिए किंजल शांता से कहती है, आंटी ये सैंडल कितने की है? बहुत सुंदर लग रही है। बेटा 200 की है। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, सिर्फ 50 रुपए ही हैं। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ, अब लोगी नहीं? ये कहकर वो लड़की उदास मन से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों सास बहू पहले दिन अच्छी बोनी करके घर वापस लौटती हैं। अरे माँ जी, आज तो हमारा काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। इतना तो हमने लगाया भी नहीं था इन मोतियों में। हाँ ये तो है, पर उस लड़की को देखा था, उदास होकर चली गई यहाँ से। मुझे लगता है हमें थोड़े सस्ते सैंडल्स भी बेचने चाहिए। अमीर लोग तो खरीद सकते हैं, पर गरीबों का क्या? बात तो आपने ठीक कही है माँ जी। क्यों ना मैं सस्ती सैंडल चप्पल लाकर उन्हें सजाकर बेचूं? ये कहते ही मीठी बचे हुए पैसों से सस्ती चप्पल और सैंडल ले आती है और उन पर चमकीले मोती, नग और रिबन लगाकर सजा देती है और सास को कहती है, माँ जी मैंने चप्पल और सैंडल्स को सजाया है, कैसे लग रही हैं ये आपको? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ये तो बहुत महंगी बेच सकते हैं। लेकिन माँ जी इसकी कीमत हम सस्ती ही रखेंगे। इस तरह से मीठी ऐसी ही सैंडल्स तैयार कर लेती है और कुछ पुरानी सैंडल्स को भी नया बनाकर अगले दिन बाजार में बेचने लगती है। तभी वही लड़की आती है और सुंदर चप्पल देखकर फिर कहती है, अरे ये तो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर सैंडल हैं, पर ये तो बहुत महंगे होंगे। आइए आइए सैंडल खरीदिए, मात्र 50-50 रुपए में सुंदर सुंदर चप्पल सैंडल ले जाइए। ये सस्ती और टिकाऊ सैंडल है। अरे वाह आंटी, नीले रंग की मोती वाली दे दीजिए। ये लो बेटा, तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ ये लीजिए पैसे, मैं इसे पहनकर ही जाऊंगी अब। ऐसा कहकर किंजल चली जाती है। लड़कियां उस सैंडल्स के लिए दुकान पर आती हैं और केवल आधे घंटे में उसके सारे सैंडल्स खत्म हो जाती हैं। तभी मीठी कहती है, अरे माँ जी उस दिन से ज्यादा तो हमारी दुकान पर आज भीड़ लगी है। देखिए ना, सारी सैंडल्स खत्म हो गए। अब जो पैसे आए हैं मैं सोच रही हूँ उनसे ऐसे ही सस्ते सैंडल लेकर आऊं और सबको खुद सजा सजा कर सही दाम पर बेच दूं। ये तरकीब अच्छी है बहू तेरी। कम से कम दोनों तरह के लोग हमसे सैंडल तो खरीद सकते हैं और पुरानी चप्पल भी रिसाइकल हो जाती है। हाँ माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू की नए पुराने सैंडल खरीदने सब आया करते थे। मीठी इसी तरह मेहनत करती और 2 गुना पैसे भी बचाती। साथ ही पुरानी चप्पल को यूज करके दोबारा प्रयोग में लाती और ऐसे करते करते उन्होंने काफी सारा पैसा कमा लिया था और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। अंतरिक्ष में चांद पर बैठकर चुड़ैल बोली, सब लोग यहाँ अपने अपने काम में बिजी हैं। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। क्यों ना मैं पृथ्वी के बच्चों को उठाकर इस चांद पर ले आऊं और पढ़ाऊं। मेरा मन भी बहल जाएगा और बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएगी। फिर मैं उन्हें चांद की दुनिया की सैर करा दूंगी और सोते हुए बच्चों को लाऊंगी ताकि उन्हें ये एक सपना लगे। ये कहते ही चुड़ैल आंख बंद करके एक मंत्र पढ़ती है और एक पैर रखते ही चांद से लेकर पृथ्वी तक सीढ़ी बन जाती है, जिससे उतरकर वो शुभम के घर में जाती है जहाँ शुभम सो रहा था। तभी अपने जादू से उसे उठाती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, उठो बच्चे, मैं तुम्हें चांद की सैर कराने और पढ़ाने के लिए आई हूँ। तभी वो बच्चा चुड़ैल के वश में आकर खड़ा हो जाता है। फिर चुड़ैल 4 बच्चों के घर जाकर उन्हें भी वश में कर लेती है और बच्चे एक एक करके उसके पीछे चलते हैं। तभी वो एक फूंक मारती है जिससे चांद की ओर जाने वाली सीढ़ी सामने प्रकट होती है। फिर चुड़ैल सभी बच्चों को सीढ़ी के ऊपर चांद पर ले जाती है, जहाँ चारों तरफ अंतरिक्ष होता है। एक अलग ही लोगों की चांद पर दुनिया होती है। वहाँ स्पेसशिप, रॉकेट उड़ रहे होते हैं और चुड़ैल कहती है, देखो बच्चों, ये क्या है? क्या तुम इतनी ऊपर कभी आए हो? क्या तुमने रॉकेट इतने करीब से देखा है? नहीं मैडम चुड़ैल, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये जगह बहुत सुंदर है। हाँ मैडम, ये जगह बहुत सुंदर है। हम अंतरिक्ष घूमना चाहते हैं। क्या आप हमें चांद दिखाएंगी? ठीक से देखोगे तो तुम अभी चांद पर ही खड़े हो। क्या? पर ये तो मुझे चांद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो कोई पथरीली जमीन लग रही है। हाँ, मुझे भी चांद नहीं लग रहा। चलो
तो मैं तुम्हें चांद दिखाऊंगी। उससे पहले पढ़ाई करो। तभी सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। चुड़ैल भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बोलो, A for apple, B for ball, C for cat. D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl. वेरी गुड। सब इसी तरह पढ़ते रहो। मैं तुम्हें ड्राइंग बनाने को दूंगी और तुम्हें अपने आसपास की जो भी चीज बनानी हो वो तुम ये देखकर बनाना। ठीक है मैम। कुछ देर बाद बच्चे अपनी ड्राइंग तैयार कर लेते हैं और एक एक करके सब चुड़ैल के पास अपनी ड्राइंग दिखाने आते हैं। मैम, हमने तो ये रॉकेट बनाया है देखकर। वेरी गुड, और दिखाओ। चुड़ैल मैम, हमने चांद बनाया बहुत बड़ा और उसकी आँख नाक भी बनाई है। और मैम, मैंने ये सोलर सिस्टम बनाया है। बहुत खूब, तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो। मेघा और शुभम, तुम दोनों ने क्या बनाया है, दिखाओ। मैम, मैंने आपकी चुड़ैल तस्वीर बनाई है। अरे बाप रे बाप, तुमने मेरी तस्वीर बनाई है। मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो शुभम। मैम, मैंने आपकी चांद पर बैठकर तस्वीर बनाई है। देखिए, आपकी हरे कलर की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, तुमने तो मेरी शक्ल की बहुत अच्छी नैन नक्काशी की है। वेल डन मेघा। देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छी चुड़ैल आर्टिस्ट बनोगी। थैंक यू मैम। मैम, अब तो हमें अंतरिक्ष की सैर करा दीजिए। हाँ हाँ चलो। रोबोट, देख रहे हो बड़ा सा जहाज, उसमें जाकर बैठ जाओ तुम सब। ये कहते ही चुड़ैल बच्चों को अपने उस जहाज में बैठने को कहती है जिसमें उसके पंख लगे थे। फिर चुड़ैल बच्चों को अंतरिक्ष की सैर कराती है जहाँ टिमटिमाते तारे होते हैं और चांद पर रहने वाले भूत और चुड़ैल भी थे जो अपना काम कर रहे थे। तो कुछ इंसानी लोग भी थे, कोई नाच रहा था तो कोई करतब, तो कोई अपने मुंह से आग निकाल रहा था। सब अपने चांद की दुनिया में बिजी थे। तभी चुड़ैल कहती है, ये देखो बच्चों, तुम ये देख रहे हो, ये बड़ा सा रॉकेट है जो धरती से आया है। और इस तरफ देखो, ये सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी पर सारी एक्टिविटी संभव हो पाती है। मैम, ये सब तो हमने कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ ले आई। बहुत धीरे धीरे चल रही है, तेज नहीं हो सकती क्या? अभी तेज करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल जहाज को एकदम तेजी से उड़ाती है और जहाज रोक कर कहती है, बच्चों, वो देखो, तुमने चांद देखा। इतने पास से कभी देखा है क्या तुमने चांद? तुमने सिर्फ अपने घर से ही छोटा सा चांद देखा होगा। तो बताओ कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। तू हमें मत बता, हमें खुद पता है कि ये चांद बेहद खूबसूरत है, पर इस पर कुछ दाग लगे हैं। हाँ, सच्ची में इतना खूबसूरत होने के बाद भी इस पर दाग क्यों है? क्यों है ये तो मैं नहीं जानती। शायद गड्ढों की वजह से दिख रहे हो। पर एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कोई चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें कमी आकर रही जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। जी मैम। अब मैं बहुत थक गया, मुझसे और चला नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। लगता है तुम सब बच्चों को अब नींद आई है। चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ये सुनकर बच्चे बादलों पर लेट जाते हैं और चुड़ैल फिर से उन्हें अपने वश में करके चांद की सीढ़ियों से उतारकर एक एक करके उन्हें उनके घर छोड़ देती है। बच्चे अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और चुड़ैल उन्हें देखकर कहती है, तुम सभी बच्चे ये चीज याद करने की भी कोशिश करोगे तो याद नहीं आएगी। तुम सभी को ये सपना जैसा लगेगा। अब मैं कल फिर सबको लेने आऊंगी। अगले दिन जब शुभम की माँ उसे उठाती है तो वो कहता है, शिबू, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो अंतरिक्ष में था ना। बेटा, सुबह हो गई है, जागने के बाद भी सपने देखोगी क्या अब? अरे नहीं माँ, सच्ची में मैं चांद पर बैठा था। मैं चांद की सैर करके आया हूँ। आपको पता है, एक चुड़ैल मुझे लेने आई थी। तू और तेरी मनगढ़ंत कहानियाँ, भूत की पिक्चर, ये सब तो देखता रहता है ना, इसलिए ऐसे सपने देखता है और एकदम मेरे सामने चालू हो जाता है।
चल नहा ले चलकर। ओफो माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसे ही शुभम के कहने पर उसकी माँ विनीता उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। रात के 12 बजे फिर चुड़ैल उन सभी बच्चों को अपने वश में करके अपने अपने पीछे सीढ़ी को पार कर चांद पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती है। आज मैं सब बच्चों का टेस्ट लूंगी। जी मैम, हम सब याद करके आए हैं। चुड़ैल सभी बच्चों का टेस्ट शुरू करती है। सब बच्चे अपना आंसर लिखते हैं। तभी जॉनी रोने लगता है तो चुड़ैल कहती है, अरे जॉनी, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मैम, आप हमें मारना मत, मुझे लिखना नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? कल मैंने समझाया था तो तुम्हें समझ नहीं आया? नो मैम, समझ नहीं आया। इतनी सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? मैं तुम सबको फिर से पढ़ा दूंगी, रो मत। ऐसे ही 3-4 दिन तक चुड़ैल बच्चों को बार बार चांद पर पढ़ाने के लिए लाती है और चांद की सैर कराकर वापस उन्हें उनके घर छोड़ आती थी, जिससे बच्चों को ये सब हकीकत होने के बावजूद भी एक सपना सा लगता था। एक दिन चुड़ैल शुभम को छोड़ने जब खिड़की से जाती है तो अचानक ही उसकी माँ चुड़ैल को अपने बच्चे के साथ देखकर चिल्ला उठती है। शोर से उसका पूरा परिवार आ जाता है। हे भगवान, कहीं चुड़ैल मेरे बच्चों को तो नहीं ले जाने आई? मेरे बच्चों को क्यों ले रखा है तुमने? छोड़ो इसे, मुझे तो क्या किया है तुमने उसके साथ, बताओ। अरे डरो मत, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं बस इसे अपने साथ पढ़ाने के लिए ले गई थी। तुम पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों को चांद पर ले गई? उसी बात की बात कर रहा था मेरा बच्चा। बिल्कुल ठीक समझा, पर मैंने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैं बच्चों को धरती से उठाकर चांद पर ले गई ताकि उन्हें पढ़ा सकूं और सैर कराऊं। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर वाकई में बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो तुम बच्चों को ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह चुड़ैल बच्चों को अभी भी चांद की सैर कराती थी और उन्हें पढ़ाती भी थी। फीकी पुरानी साड़ी का पहरावा पहने हुए त्रिवेणी बेरंग घर के दीवट पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी तीनों बेटियां शिवी, मनिका और सुनहरी उसके पास आती हैं। माँ, चलिए खाना बन गया है, खा लीजिए। तुम तीनों खाकर सो जाओ, अभी मेरा मन नहीं है। माँ, आप भले तौर से जानती हैं कि आपके बगैर आपकी बेटियों के गले से खाने का एक कौर भी नहीं उतरेगा। इससे पहले कि खाना ठंडा हो, चलिए खा लेते हैं। फिर त्रिवेणी अपनी तीनों बेटियों के संग खाने की थाली में बैठ जाती है, मगर मानो उसका मन वहां मौजूद ही नहीं था। देर रात तीनों बेटियों के सो चुकने के बाद त्रिवेणी आसमान की ओर ताकते हुए कहती है, कल मेरी तीनों बेटियां पूरे 18 बरस की हो जाएंगी। जाने कल पूरी दुनिया को अंजोर करने वाला पूनम का चांद मेरी बेटियों पर क्या रंग दिखाएगा। पूरी रात जागती हुई त्रिवेणी रात की बेला बीतने की बाट जोहती है। पहर के बीतने के बाद सवेरा आता है और सांझ की बेला बीतने के साथ बादलों से चांद बाहर निकलता है। जैसे ही चांद की पहली किरण त्रिवेणी की तीनों बेटियों के शरीर पर पड़ती है, उनका शरीर नागिन का अवतार धरने लगता है। ये क्या हो रहा है? आखिर हम तीनों बहनों के शरीर में ये बदलाव कैसा? हमारे हाथ पांव नागिन का आकार क्यों और कैसे ले रहे हैं? एकाएक तीनों बहन सुनहरी, लाल और नीली अर्ध नागिन में बदल जाती हैं और तीनों नागिन के मुंह से अलग अलग रत्न बरसने लगते हैं। जैसे नीली नागिन के मुंह से हीरे की खान बरसती है, वहीं सुनहरी नागिन के मुंह से सोने के सिक्के तो लाल नागिन के मुंह से नोटों की बरसात लग जाती है। ये देखकर त्रिवेणी अपने टखनों पर बैठकर कहती है, जय हो भोलेनाथ, उस नागिन का कथन खरा सच था। मेरी तीनों बेटियां जादुई नागिन हैं। जैसे जैसे चांद की लौ धीमी होकर ढलने लगती है, तीनों नागिन के मुंह से निकल रहे हीरे, पैसे और सोने भी निकलना बंद हो जाते हैं और पूर्णिमा की रात बीतते ही तीनों जादुई नागिन अपने इंसानी अक्ष में आ जाती हैं। माँ, ये सब कैसे हो रहा है? हम तीनों बहनें जादुई नागिन में कैसे बदल गई? बताइए माँ। माँ, क्या हम तीनों आपकी बेटियां नहीं? क्या हम किसी नागिन का अंश हैं? नहीं, मैंने तुम तीनों को अपनी कोख में रखकर सींचा और सृजा है। आप हमारी जननी है तो हम जादुई नागिन कैसे? क्योंकि तुम तीनों के भीतर नाग कन्या के गुण हैं। ये बात तुम तीनों बहनों के जन्म से पहले की है। जब तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, मैं चूल्हे की आंच के लिए लकड़ियां लाने जंगल गई थी, जहाँ पूरे गांव गढ़ की भीड़ जुटी हुई थी। भाइयों, ये बखत सोचने विचारने का नहीं,
अगर हमने इस नागिन को जिंदा छोड़ दिया तो जाने कितने ही जन इसके जहर का कौर हो जाएंगे। अरे इस नागिन का फन कुचल देते हैं, इस तरह ये बलहीन होकर मर जाएगी और इसी बहाने हमारे गांव में मीडिया और पत्रकारों के पांव भी पड़ जाएंगे। अरे ये क्या करामात कर रहे हैं आप सभी जन। एक बेजुबान जानवर को लहूलुहान कर दिया है। एक हाथ से आप शिव शंभू को जल चढ़ाते हैं और आज उसी हाथ से शिव भक्त का लहू बहा रहे हैं। अरे बज्जात बला, तू तो बीच में नहीं बोल तो बेहतर है। ब्याह के बरस भर के भीतर पति को खा चबा गई चंडालिनी, अब चाहती है कि ये नागिन इस गांव को निकल जाए। दामोदर की झूठी दलीलों में आकर पूरा गांव गढ़ त्रिवेणी की बातों का बहिष्कार करके उस नागिन के ऊपर लाठियों की मार बरसाकर उसे अधमरा करके चल देता है और त्रिवेणी बिलखते हुए कहती है, हे शिव शंभू, देख तेरे संसार की दशा क्या हो गई है, मुझे कुछ करना होगा। त्रिवेणी की नजर जंगल में उगे बेलपत्र पर पड़ती है। जैसे ही वह उसका लेप नागिन के लथपथ शरीर पर लगाती है तभी नागिन एकदम से विशाल अर्धनागिन सर्पिका में बदल कर बोलती है धन्य नारी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं नागलोक की नाग कन्या नागेश्वरी हूँ जो भ्रमण के लिए यहाँ आई थी। तुमने मुझे इन कसाईयों के कारण मौत का कौर होने से बचाया। मेरी सांस तुम्हारी देन है, कहो क्या वरदान चाहती हो। हे नाग देवी, मेरे पति का अंश मेरे पेट में पल रहा है, वह इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे बच्चों की परवरिश के लिए मदद चाहती हूँ। तुम्हारे गर्भ का फल ही तुम्हारी गरीबी को मिटाएगा। तुम 3 बेटियों को जन्म दोगी। जिस पल छिन वह तीनों 18 साल की होंगी, वह जादुई नागिन बनकर तुम्हें हर दुख से उबारेंगी। ऐसा कहकर नागिन वहां से चली जाती है और फिर ये नाग देवी मुझ गरीब के गर्भ को कैसे श्राप तले बांध गई। इस तरह गर्भ के ठीक 9 माह बाद त्रिवेणी 3 बेटियों की मां बनती है। उसकी बेटियों की नीली आंखें थी। जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती गईं, शिव के प्रति उनकी भक्ति भाव बुलंदियों पर पहुंचती गई। तो क्या अब हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात को नागिन बन जाएंगी? हाँ मेरी बेटी। माँ, जो कि हम तीनों बहनें जादुई नागिन हैं, तो अब हमें इस मड़ई में जीवन काटने की जरूरत नहीं। अपनी जादुई नागिन बेटियों की बदौलत त्रिवेणी उस मढ़ई की जगह महल जैसे घर की नींव रखकर पूरे गांव गढ़ की नजरों में चढ़ जाती है। हर एक महीने की पूर्णिमा की रात तीनों बहनें जादुई नागिन का भेष धरकर बहुतायत तौर पर हीरा, पैसा और सोना देती हैं। एक दिन सरोजा उसके पास आती है। त्रिवेणी, मेरी मदद करो, बड़े आस से तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ सरोजा, कहो ना, क्या बात है? जब से प्रमोद ने बीमारी का बिछौना पकड़ा है, घर की बागडोर संभालना मेरे बस की रही नहीं। कई रोज से बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। तो चिंता मत कर, ये पोटली अपने पास रख। इसमें मूंगों से महंगे रत्न हैं। इसे बेचकर तू अपने घर की दुर्बल दशा मिटा लेना और इसका जिक्र किसी से ना करना। सरोजा उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है, मगर दूर से देख रहा दामोदर कहता है, तेरी हर चाल पर मेरी नजर गड़ी है त्रिवेणी। ये तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर इस गरीब ने किस बलबूते पर महल का गढ़ खड़ा किया है। सच जानने के लिए दामोदर हर रात उनके खिड़की पर धरना देता है और 1 माह के पड़ाव के बाद पूर्णिमा के दिन ऐसे ही चांद की चमक तीनों बहनों पर पड़ती है। वह जादुई अर्धनागिन में बदलकर अपने मुंह से हीरे, पैसे और सोना उगलने लगती हैं। ये देखकर दामोदर दंग हो जाता है। अरे दादा, ये तीनों बहनें तो इच्छाधारी नागिन निकली। मैंने तो नागिनों को जहर उगलते देखा है, मगर जाने ये कैसी जादुई नागिन है जो हीरा, सोना और पैसा उगलती है। अरे चल दामोदर, बिना देर किए सभी को यहाँ का लेकर आना होगा। दामोदर पूरे गांव गढ़ के बीच इस बात का ढोल ढिंडोरा पीट देता है और सभी जन लाठी और आग की मशाल लिए उनके घर में घुस जाते हैं और जहाँ तीनों बहनें नागिन के अवतार में बदली होती हैं। और तभी सरिता कहती है, अरे दामोदर ने सच कहा था, ये तीनों बहनें तो सर्पणी हैं। अरे मारो इन्हें। रुक जाओ, हमें मत मारो। तुम नागिन बहनें हमारे नगर के लोगों की जान के लिए जोखिम हो। तुम्हें मरना होगा और फिर तुम्हारी माँ का भी राम नाम सत्य होगा। ऐसा बोलकर दामोदर उन तीनों बहनों पर लाठी से वार करने ही वाला होता है कि वह लाठी नागिन के फन में सवार हो जाती है और तीनों नागिन दामोदर को डसने के लिए आगे बढ़ती हैं। दामोदर, तो इस गांव के लिए दीमक है। आज हम अपना सारा जहर तेरे रगों में उतार देंगे। अरे रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे त्रिवेणी, बुत बनकर क्यों खड़ी है? कुछ कर। रुक जाओ, तुम तीनों को शिव शंभू की सौगंध।
सौगंध के बंधन के चलते तीनों बहनें नागिन रूप से इंसान में बदल जाती हैं। हे नाग देवियों, हम सभी के अपराधों को माफ कर दो, फिर कभी हमारे हाथ किसी बेजुबान पर कहर ढाने को नहीं उठेंगे। आखिरकार तीनों जादुई नागिन बहनों का सच सारे समाज के सामने आ जाता है, जिसके बाद हर पूर्णिमा के दिन सारे गांव गढ़ उन नागिन बहनों की पूजा प्रशंसा करता है, जिसके बदले में खुश होकर नागिन उन्हें हीरा, सोना और पैसा देती है। पिंकी नाम की 8 वर्षीय लड़की खाना ढूंढते ढूंढते रात में एक कचरे के पास जाती है और खाना ढूंढती है। बहुत भूख लग रही है, भगवान जी अब तो खाना दे दो, कुछ तो यहाँ मिल जाए। ये बोलकर वो फिर से कचरे में कुछ खाने की चीज ढूंढती है तो ढेर सारा कूड़ा और एक आवाज आती है। ले चलो मुझे अपने साथ, ले चलो, मुझे बाहर आना है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने साथ ले चलो। पिंकी इसके हिलने और आवाज से बेहद डर जाती है। ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे बहुत डर सा लग रहा है। मेरे करीब आओ, मुझे निकालो यहाँ से। कोई पुकार रहा है, क्या है जरा देखती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी उस कचरे के ढेर को हटाती है तो वहाँ उसे एक सिलाई मशीन मिलती है जो कहती है, मुझे ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मुझे यहाँ से लेकर चलो। बाप रे बाप, कितनी पुरानी गंदी सी मशीन है जो बोल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूं, ले जाऊं या नहीं? इसने कुछ कर दिया तो? ऐसा कहकर पिंकी दुविधा में पड़ जाती है। क्या पिंकी अजीब सी दिखने वाली भूतिया सिलाई मशीन को ले जाएगी या डर कर छोड़ देगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या करूं, इस सिलाई मशीन को ले जाऊं या नहीं? दिखने में बहुत गंदी है, डरावनी सी भी। ले चलती हूँ। पिंकी उस भूतिया मशीन को उठाने की कोशिश करती है। इतने में वो मशीन हवा में खुद उड़ने लगती है और कहती है, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल लूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी मशीन हो। ये कहते ही पिंकी के साथ साथ वो मशीन उड़कर उसके घर तक चलती है, जहाँ उसकी अंधी माँ अंबिका उसका इंतजार कर रही थी और वो कहती है, माँ मैं आ गई, मुझे कचरे में से एक मशीन मिली है, सिलाई मशीन। पता है माँ, ये उड़ती भी है और ये बोल रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं इसे यहाँ ले आई। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? सपना देख रही हो क्या? नहीं माँ, सच बोल रही हूँ। पिंकी के ये कहते ही वो इस मशीन को छूकर देखती है और बोलती है, अरे हाँ बेटा, तू तो सच कह रही है, पर इसका क्या फायदा? तू तो मेरे लिए खाना लेने गई थी ना, इस मशीन से क्या करेंगे? तुझे सिलाई नहीं आती है वैसे भी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। ये सुनते ही वो सिलाई मशीन फिर से हिलने लगती है और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बेटा, आवाज किसकी आ रही है? हमारे घर में तो सिर्फ हम दोनों ही है ना? माँ, हम ही थे, पर अभी उस सिलाई मशीन में से डरावनी सी चुड़ैल आंटी निकली है। क्या? चुड़ैल? तुम मुझे और मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करोगी ना? चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी। तुम्हें बढ़िया सा खाना खाना है ना, अभी देती हूँ, आबरा कडाबरा खाना आजा। चुड़ैल के ये कहते ही एक टेबल पर खाना आ जाता है और माँ बेटे बड़े चाव से खाना खाती हैं कि उसकी भूतिया मशीन हवा में उड़कर बोलती है, चुड़ैल टाइम, तू मेरे साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है, मुझे भी खाना खाना है, मुझे बाहर निकालना, उसे आजाद कर, मुझे एक कब तक ऐसे बांध कर रखेगी। चुप कर, करेले के सड़े हुए सूखे लाल बीज, और तुझे खाना खाने की क्या जरूरत, वैसे ही ठीक है, और ये तेरी सजा है, तू सिलाई मशीन बनकर ही रहेगा। आंटी, ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है? मुझे तो लगा इस मशीन के अंदर एक ही है, लेकिन आपके अलावा भी इस मशीन से कोई बोलता है। हाँ गुड़िया, ये एक गंदा सा भूत है। अच्छा, ऐसा लगता है कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। पर आप हमारे पास क्यों आए हैं? भूतिया मशीन का क्या काम? मैं चाहती हूँ आप मेरी भूतिया सिलाई मशीन से बहुत सारे कपड़े सिलें, ये खुद चलती रहेगी, बस आपको कपड़ा लगाना है और फिर आप इस कपड़े को मार्केट में बेच भी सकते हैं, जिससे आपको पैसे भी मिलेंगे। पिंकी, तुम करना ये काम, तुम्हारी मम्मी कर नहीं पाएंगी ना। पर मुझे सिलाई करना नहीं आता।
भूतिया सिलाई मशीन खुद ही कपड़े सिल कर देगी। इस तरह से चुड़ैल पिंकी को कपड़े देती है, जिससे वो भूतिया सिलाई मशीन खुद ब खुद फटाफट अनेक तरह के डिजाइन वाले सुंदर सुंदर कपड़े सिलने लगती है। 2-3 घंटों में ही वो बहुत सारे कपड़े सिल देती है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, अरे वाह वाह, इसने तो बहुत सुंदर फ्रॉक, सूट और लहंगे बनाए हैं। वाह! भूतिया सिलाई मशीन कितने काम की है, आज के लिए इतने कपड़े काफी हैं। अब कल हम इसे बेचने चलते हैं। देखो चुड़ैल, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। मैं थक गया हूँ बहुत और काम नहीं कर सकता। मैं जब तक तुझे बोलूंगी तब तक तुझे कपड़े सिलते रहना होगा, समझा? अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर पिंकी के साथ मार्केट में वो कपड़े बेचने जाती है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उस सुंदर सुंदर डिजाइन को खरीदने आते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, जरा मुझे देना गुड़िया। वो कितने की है? सिर्फ 300 रुपए की। ये कहते पिंकी उस लड़की को वो ड्रेस दे देती है। ऐसे ही पिंकी चुड़ैल की भूतिया मशीन से रोज रोज रात में अनेक तरह के सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है और अगले दिन जाकर बेच देती है, जिससे धीरे धीरे माँ बेटी पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक दिन अंबिका कहती है, चुड़ैल जी, आप हमारी मदद कर रही हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पर ये जो बीच बीच में भूतिया मशीन से बार बार आपकी लड़ाई होती है, आखिर वो कौन है जो बार बार बोलता है? मैं बताती हूँ। दरअसल ये जो भूतिया मशीन है, ये मेरा पति विनोद है। मैंने इसे भूतिया मशीन में कैद कर रखा है, क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं इसके साथ रहती थी, मुझे सिलाई करने का बहुत शौक था। मैं पेशे से दर्जी थी। लोगों को अपने मनपसंद तरह के डिज़ाइन के कपड़े बनाकर उनको पहनाना और जो मुझे तारीफ मिलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे अनुराधा दीदी, आपने बहुत अच्छे साड़ी का ब्लाउज सिला है, और जो मेरा पहले वाला आपने सूट सिल कर दिया था, उसकी तो क्या तारीफ हुई थी, क्या बताऊं मैं आपको। आप ना अपना कोई बड़ा सा बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? अरे इतनी गरीबी में मैं सिर्फ सिलाई मशीन चलाकर 2 पैसे कमा सकती हूँ। बुटीक के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरा पति निठल्ला शराबी है, मेरी मदद तो करता नहीं है, तो मेरे पास अपना बुटीक सेंटर होता। ये तो आपने सही कहा। ये कहते ही अनुराधा फिर से सिलाई करने लगती है। तभी उसका पति सुनील नशे में धुत उसके पास आकर कहता है, चल मेरे को पैसा दे, आज मेरे को संतरी नहीं ब्रांडी पीनी है। चल पैसा निकाल, जब देखो सिलाई करती रहती है। आप पागल हैं क्या? मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मैं बुटीक के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक बार बोल दिया ना पैसे निकाल, मतलब निकाल, वरना तेरी सिलाई मशीन तोड़ दूंगा मैं नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। तो ये ले। ये कहते ही गुस्से से सुनील उसकी सिलाई मशीन को तोड़ देता है। इससे मैं आपको और अपना पेट पालती हूँ। मैंने कितने पैसे जोड़ जोड़ कर मशीन खरीदी थी और आपने एक झटके में तोड़ दी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहते ही उन दोनों में हाथापाई होती है, जिससे लड़ते लड़ते पैर फिसलने से खिड़की से गिरकर एक साथ वो मर जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत बनने के बाद चुड़ैल उसे भूतिया मशीन में तब्दील कर देती है और कहती है, तुमने मेरी मशीन को तोड़ा है ना, इसलिए आज से तुम सिलाई मशीन बनकर बहुत सारे कपड़े सिलोगे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, आजाद करो मुझे इस सिलाई मशीन से। उसके बाद तुम्हारी बेटी को ये भूतिया मशीन मिली ताकि हम तुम्हारा भला कर सके और मैं इसे सजा दे सकूं। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हमें जाना होगा ताकि हम और भी लोगों की मदद कर सके। आप आए और आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल आंटी, आप मुझसे मिलने आया करना। हाँ बेटा। इस तरह से चुड़ैल उस मशीन को लेकर गायब हो जाती है और किसी और की मदद करने पहुंच जाती है। चुड़ैल के दिए पैसों से कुछ समय बाद पिंकी के माँ की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, जिससे वो देखने लगती है।